इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 6, 7 एंड 8, जो कि बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है। और इन तीनों ही टेबल्स में हम जो रेफरेंस यूज करेंगे वो रेफरेंस यूज होगी जीएसटीआर 3B से रिलेटेड। टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 जो कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड थी, तो वहां पर जो रेफरेंस यूज की गई थी वो मोस्टली जीएसटीआर 1 से की गई थी। और यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो रेफरेंसेस यूज की गई है जीएसटीआर 3B से यूज की गई है और जीएसटीआर 2A से यूज की गई है। टेबल नंबर 6, 7, 8 को डिस्कस करने से पहले दो छोटी छोटी बातें जो हमारी टेबल नंबर 5 के रिगार्डिंग रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूं कि टेबल नंबर 5 में जहां पर आपको बेसिकली वो आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करनी होती है जिस पर आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो वहां पर हमने देखा था कि आपको एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई रिपोर्ट करनी होती है। तो इनके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये जो नॉन जीएसटी सप्लाई है दैट इंक्लूड्स नो सप्लाई ऑल्सो, ये आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी होगी। इट मींस अगर आप कोई नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल आप सप्लाई करते हैं पेट्रोलियम की, लिकर की, अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप यूज करते हैं, तो वो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन स्टिल वो आपके बिजनेस का पार्ट है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, तो उसको आप नॉन जीएसटी सप्लाई के तहत रिपोर्ट करेंगे। और जो रह जाता है एग्जम्प्टेड और नील रेटेड, अगर आपके पास सेपरेट बाइफिकेशन है एग्जम्प्टेड और नील रेटेड का, तो आप सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं, सेपरेटली रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप दोनों ही सप्लाईज को कंसोलिडेटेडली जो है एग्जम्प्टेड सप्लाई के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। इट मींस ये जो एग्जम्प्टेड सप्लाई का जो कॉलम है इसके अंदर आप एग्जम्प्टेड एज वेल एज नील रेटेड दोनों ही सप्लाई जो है आप कंबाइन करते हुए रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेपरेट बाइफिकेशन है तो आप सेपरेटली भी एग्जम्प्टेड अलग रिपोर्ट कर सकते हैं और नील रेटेड अलग रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जो बात रह गई थी कि जो कॉलम नंबर HIJK, जहां पर बेसिकली आप एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स या फिर अमेंडमेंट्स इन योर इनवॉइसेस, तो ऐसे में ये जो रिपोर्टिंग है मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो यहां पर नेट ऑफ एडजस्टमेंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर ग्रोस अमाउंट आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे और यहां पर आप एडजस्टमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आपकी जो पॉइंट नंबर H2K है, यहां पर इसका टोटल आ जाता है एडजस्टमेंट्स का, और टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल दैट इज G+L, यहां पर जो है आपकी ये नेट ऑफ एडजस्टमेंट होने के बाद आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो यहां पर जो है रिपोर्ट हो जाती है नेट ऑफ एडजस्टमेंट। क्योंकि ये जो आपकी अमाउंट है ये आपकी नेगेटिव फिगर रहेगी, तो ऐसे में जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो पॉजिटिव फिगर रहेगी, तो पॉजिटिव फिगर और नेगेटिव फिगर को जो है ऐड करने के बाद नेट ऑफ एडजस्टमेंट जो है आपकी यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई आ जाती है जिन पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। और एक तरीका है कि आप जो है एडजस्टमेंट को अलग से रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप सीधा जो है नेट अमाउंट ही जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर A B C D E और F के तहत रिपोर्ट करेंगे। अब काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ग्रोस अमाउंट रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, फॉर टेबल नंबर 5H, इसके लिए जो है यहां पर वो जीएसटीआर 1 की टेबल 9B को यूज कर सकते हैं। तो जो भी क्रेडिट नोट इशू किया गया है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया है, तो इसके लिए आप जो है GSTR 1 के तहत जो आपकी टेबल नंबर 9B है वो आप यूज कर सकते हैं।
GSTR 1 के अंदर टेबल नंबर 9 भी आप यूज करेंगे। और अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है, आपने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है, आपने कोई अमेंडमेंट की है, तो उस अमेंडमेंट के लिए जो है आप, अगर वो अमेंडमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है तो आप टेबल नंबर 9C यूज करेंगे। अगर वो रिलेटेड टू सप्लाई टू SEZ यूनिट्स है तो ऐसे में जो है आप यहां पर टेबल नंबर 9A यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई एडजस्टमेंट की है, अमेंडमेंट की है बेसिकली, तो ऐसे में आप 9A और 9C टेबल को यूज करेंगे। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग जो है आप टेबल नंबर 9B को यूज करेंगे। ये सभी बातें जो है आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताई गई है। तो इस तरह बेसिकली आप GSTR 9 के अंदर क्या करेंगे, अपनी टेबल नंबर 5 के अंदर वो सप्लाई रिपोर्ट करेंगे जिन पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारी जो टेबल आती है टेबल नंबर 6, मैंने आपको बताया रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल किया है। तो यहां पर जो सबसे पहली जो कॉलम है दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B। तो ये आपकी फॉर्म GSTR 3B से ये जो फिगर है आपकी ऑटो पॉपुलेटेड रहेगी, ऑटो फिल रहेगी। इस डिटेल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि GSTR 3B के अंदर आपने चाहे कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आपने जो GSTR 3B फाइल की, उस 3B के अंदर आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ITC भी जो है अवेल किया, तो ऐसे में यहां पर जो फिगर होगी वो आपकी जो है कंसोलिडेटेड फिगर होगी। वो फिगर होगी चाहे आपने कोई प्रीवियस ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो या फिर करंट ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो। लेकिन इसके बाद जो डिटेल्स आपको फिल करनी है दैट इज कॉलम नंबर B, कॉलम नंबर C, कॉलम नंबर D, कॉलम नंबर E। तो ये जितने भी कॉलम्स आपको दिए गए हैं FGHIJKLMNO ओ कॉलम तक जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, तो ये ध्यान रखें बाकी सभी डिटेल्स आपको जो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको रिपोर्ट करनी है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप GSTR 9 फाइल करने जा रहे हैं। ये बात इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिकली आपको बताई गई है। मैं आपको एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिखा देता हूं कि इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 6, 4 और 5, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 के अंदर आप वही आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, जिसके लिए आप GST एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो सेम वे में टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 7 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्सल से रिलेटेड है, तो वहां पर भी आपको वही रिपोर्टिंग करनी है जो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है जिस फाइनेंशियल ईयर की आप GST एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, GSTR 9 फाइल कर रहे हैं। द टैक्सपेयर शैल रिपोर्ट द वैल्यूज पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ओनली। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वैल्यूज ही आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। द वैल्यू पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी रिपोर्टेड हियर। तो क्लियरली आपको बताया गया है कि टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 के अंदर आप कोई भी वो वैल्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो इट मींस जो आपका कॉलम नंबर ए है उसके अंदर भले ही आपकी वो डिटेल्स अवेलेबल होंगी जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड होगी, लेकिन उसके बाद आप जो रिपोर्टिंग करेंगे उन रिपोर्टिंग्स के अंदर आपकी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 9 फाइल कर रहे हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर बेसिकली GSTR 3B के अंदर आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो टेबल है उसका बाइफिकेशन आपको यहां पर देना है। तो अगर मैं बात करूं GSTR 3B, तो GSTR 3B की को अगर आप एक बार देखते हैं तो टेबल नंबर जो 4 है जो कि आपकी एलिजिबल ITC है जिसमें आप अपना ITC जो है अवेल करते हैं। तो यहां पर जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपने वो ITC इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड लिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड लिया है,
या फिर कोई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपकी टैक्स लायबिलिटी थी वो आपने पे की है, उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग आपका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट है। या फिर इसके अलावा जो आपका ऑल अदर आईटीसी जो कि एलिजिबल आईटीसी है वो आपने अवेल किया है। ये सभी डिटेल्स आपको क्या करना है अब टेबल नंबर 6 के अंदर प्रोवाइड करनी है। लेकिन एक यहां पर आपको जो है बात का ध्यान रखना है, ये जितनी भी डिटेल्स है अब आपको इसको जो है कैटेगराइज करना है 3 पार्ट्स के अंदर कि इनपुट से रिलेटेड कितना आपका आईटीसी है, इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड आपका कितना आईटीसी है, और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आपका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये आपसे अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो इट मींस अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की है और उस गुड्स पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है तो आईटीसी आपको बताना है कि ये जो गुड्स है इंपोर्टेड गुड्स ये क्या है, क्या ये इनपुट्स है, क्या ये कैपिटल गुड्स है। अगर आपने सर्विसेज का इंपोर्ट किया है तो ऐसे में इनपुट सर्विसेज के तहत आपको उसको रिपोर्ट करना है। अगर आपने जो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो आपने पे की है और उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो अगेन आपको बताना है कि ये जो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आपकी थी ये इनपुट से रिलेटेड थी, इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड थी, या फिर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड थी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं तो यहां पर आपसे कोई बाइफिकेशन नहीं मांगी जाती कि ये 9 सबसेक्शन 3 का रिवर्स चार्ज है या फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का रिवर्स चार्ज है। लेकिन जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो वहां पर इसकी बाइफिकेशन आपसे अलग अलग मांगी गई है कि कौन सा ऐसा रिवर्स चार्ज है जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने सप्लाई रिसीव की उसके रिगार्डिंग आपने पे किया, और कौन सा ऐसा रिवर्स चार्ज है जहां पर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली और अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की और उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया। तो ये आपको अलग अलग जो है आपको बताना है। सेम वे में जो आपका ऑल अदर आईटीसी है इनके अलावा जो आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है वो भी आपको क्या बताना है, बाइफिकेशन करना है कितना इनपुट से रिलेटेड है, कितना इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है, कितना आपका कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। तो ये तो था टेबल 4A जीएसटीआर 3B के जो जीएसटीआर 3B में आपको दिया गया है। टेबल 4B जो है बात करता है रिवर्सल की, और ये रिवर्सल आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 7 ऑफ जीएसटीआर 9 के तहत। तो एक बार फिर से हम जीएसटीआर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो जीएसटीआर 9 के अंदर अब आपको यहां पर जो है बेसिकली आपको बताना है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपको बाइफिकेट करना है कि इनपुट से रिलेटेड कितना है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कितना है, और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड कितना है। तो सबसे पहले यहां पर जो बात की गई है इनवर्ड सप्लाईज other than imports and inward supply is liable to reverse charge but includes services received from SEZ। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इंपोर्ट से रिलेटेड है वो यहां पर नहीं आएगा, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड है वो यहां पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपकी टेबल 4 है और टेबल 4 के अंदर जो आपका ई पार्ट है बेसिकली यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, जो आपका ऑल अदर आईटीसी जो आपका आ जाता है वो यहां पर बेसिकली आपको ये जो है 5th पार्ट ये आपको जो है वहां पर रिपोर्ट करना है। तो टेबल 4A का 5th पार्ट जीएसटीआर 9 के अंदर आपको जो रिपोर्टिंग करनी है यहां पर, तो टेबल 4A 5th पार्ट में जो आपका ऑल अदर आईटीसी है वो आपको यहां पर बाइफिकेट करना है कि इनपुट्स से रिलेटेड कितना है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कितना है, और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड कितना है। हालांकि यहां पर एक रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है। क्या रिलैक्सेशन है कि जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है वो तो आपको सेपरेटली मेंशन करना ही है, वो तो आपको सेपरेटली मेंशन करना ही है, वहां पर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड आपका आईटीसी है अगर उसका आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल है तो आप बाइफिकेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन जो है इनपुट
इनपुट कॉलम के तहत जो है आप रिपोर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इनपुट सर्विसेज का आईटीसी रिपोर्ट ही नहीं करना है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना रखें। आईटीसी रिपोर्ट तो करना है, लेकिन अगर आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल नहीं है कि इनपुट से रिलेटेड कितना है, इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड कितना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आईटीसी जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है वो जो है इनपुट कॉलम के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग कोई रिलैक्सेशन आपको यहां पर नहीं दी गई है। कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग आपको जो है सेपरेटली जो है रिपोर्टिंग करनी होगी कि कितना आईटीसी आपका जो है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। इसी तरह सेम वे में आपको जो है नेक्स्ट जो बताना है कि जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आपने टैक्स पे किया है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है, तो ऐसे में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत जो आपका अनरजिस्टर्ड सप्लायर के रिगार्डिंग जो आपने सप्लाई रिसीव की है, तो ऐसे में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत आपने जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स लायबिलिटी पे की है उसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो वो आपको यहां पर बताना है। अगेन इनपुट से रिलेटेड कितना है, कैपिटल गुड से रिलेटेड कितना है और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड कितना है। सेम यहां पर जो है आपको रिलैक्सेशन दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स की तो आपको रिपोर्टिंग करनी ही है, लेकिन जो इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है वो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, कंबाइनली जो है इनपुट्स कॉलम के तहत जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनपुट सर्विसेज को जो है आप इनपुट्स के तहत जो है यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप जो है प्लस करते हुए कंबाइनली जो है इनपुट कॉलम में जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी जो टेबल दी गई है दैट इज टेबल 4A3, तो ये आप जो है टेबल यहां पर यूज कर सकते हैं। टेबल 4A3 ऑफ जीएसटीआर 3B। ध्यान किस बात का रखना है कि जीएसटीआर 3B के अंदर भी आपकी जो टेबल है टेबल 4A3, वहां पर दोनों तरह का आईटीसी आप अवेल करते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है। वहां पर जो टोटल आपकी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आपकी लायबिलिटी होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो टेबल 4A3 में जो आईटीसी है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 से रिलेटेड भी है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपको चेक करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिगार्डिंग है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग है। सेम वे में आपको डी कॉलम में रिपोर्टिंग करनी है, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत आपने जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी आपने पे की है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप लेने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको जो है अगेन कैपिटल गुड्स की रिपोर्टिंग अलग से करनी है और इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कंबाइनली जो है आप इनपुट्स के तहत जो है यहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग रिपोर्टिंग करें। अगर आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल नहीं है इनपुट और इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आप उसको जो है कंबाइनली इनपुट कॉलम के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि कैपिटल गुड्स जनरली आपकी फिक्स एसेट्स की एडिशंस होती है, तो ऐसे में सेपरेटली आपको फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी आपने लेजर्स मेंटेन किए हैं वहां से पता चल जाता है कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। लेकिन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के बाइफिकेशन के रिगार्डिंग काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत सारी ऐसी सप्लाईज होती है जो सर्विसेज से रिलेटेड है, बहुत सारी ऐसी है जो गुड्स से रिलेटेड है, तो एक बाइफिकेशन जो करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप इनपुट्स कॉलम के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिर्फ आईजीएसटी की ही पेमेंट होती है। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, गुड्स से रिलेटेड इंपोर्ट है तो सीधी सी बात है यहां पर सर्विसेज की बात भी नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा सा है, आपको दो तरह की रिपोर्टिंग करनी है। कितना इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनपुट से रिलेटेड है,
कितना इंपोर्ट ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है और उस पर आपने कितना आईटीसी जो है अवेल किया है। तो ये आपको जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पर इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड यूनिट्स, एसईजेड यूनिट्स से भी अगर आपने सप्लाई रिसीव की है, इंपोर्ट किया है, तो वो जो है आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग अगेन यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड को नहीं रखा गया है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिर्फ आईजीएसटी की ही पेमेंट होती है, और उसमें भी यहाँ पर आपसे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सर्विसेज से रिलेटेड इंपोर्ट है। तो सीधा जो है आपको इनपुट सर्विसेज जो है आपको टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लूड करना है जो एसईजेड से रिलेटेड आपकी इनवर्ड सप्लाई है। मतलब एसईजेड यूनिट से अगर आपने कोई सर्विसेज ली है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। रीजन बीइंग वो आपकी जो सप्लाई है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी कॉलम नंबर बी में रिपोर्ट की जा चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड। तो एसईजेड से अगर आपने कोई सर्विसेज रिसीव की है तो वो ऑलरेडी आपका जो है कॉलम नंबर बी के अंदर आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि वो जो है आपकी टेबल 4A5 का पार्ट बनती है, इसलिए यहां पर आपको कॉलम नंबर बी के अंदर उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जो आपकी गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। गुड्स के केस में जब आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करें या फिर एसईजेड यूनिट से आप जो है सप्लाई रिसीव करें, उस केस में जो है वो रिपोर्टिंग टेबल 4A5 का पार्ट नहीं बनती। जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपकी टेबल 4A है, पार्ट 5 है, ऑल अदर आईटीसी, वहां पर जो है ये जो वाली जो सप्लाई है वो रिपोर्ट नहीं होती। इसीलिए यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो है इसको इंक्लूड किया गया है और इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर एक जगह इंक्लूड किया जा रहा है, एक जगह एक्सक्लूड किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, जब आप गुड्स का इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया से या फिर विद इन इंडिया आप एसईजेड यूनिट से सप्लाई रिसीव करते हैं रिगार्डिंग गुड्स, तो वो आपकी जो सप्लाई है टेबल 4A पार्ट 5 जो आपका ऑल अदर आईटीसी है जीएसटीआर 3B के अंदर, वहां पर उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। वहां पर उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, इसीलिए यहां पर उसको अलग से आपसे मांगा गया है। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो सर्विसेज के अंदर जब आप एसईजेड यूनिट से आप सप्लाई रिसीव करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग जो है आपकी टेबल 4A पार्ट 5 के अंदर रिपोर्ट की जाती है, और इसी वजह से जो है यहां पर उसको एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आपकी कॉलम नंबर बी के अंदर आ चुकी है। तो ये आपको बेसिकली बाइफिकेशन करना है। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रिसीव किया है वो आपको जो है कॉलम नंबर जी के तहत यहां पर रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए आप जो है टेबल 4A4 का आप जो है यूज करेंगे। जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी जो टेबल 4A है, 4A के अंदर आपका जो फोर्थ पार्ट है वो आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड है, तो वहां से आप इसकी रिपोर्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली जो है आप यहां पर अपने सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाइफिकेट करेंगे और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो है। सेकंड प्रोविजो जो बात करता है कि अगर 180 डेज में आपने जो है सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, वो आईटीसी रिवर्स करना होता है। तो लेट से फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर हम बात करें, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पहले तो अवेल किया, लेट से मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, और उसके बाद क्या किया हमने, वो आईटीसी जो है रिवर्स कर दिया 1 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि 180 डेज में हम वो पेमेंट नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली हमारा ये इफेक्ट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। इट मींस हमने कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया। लेकिन लेटर ऑन 180 डेज क्रॉस होने के बाद हमने उस की जो है पेमेंट कर दी सप्लायर की, ऐसे में हम क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रीक्लेम करने के लिए। तो हमने क्या किया, फिर से उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लिया। तो यहां पर कहा गया कि जब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रीक्लेम करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग आप कहां करेंगे, आप करेंगे पॉइंट नंबर कॉलम नंबर एच के तहत। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड
अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बट कंडीशन ये है कि आपने पहले उसको क्लेम किया हो और उसको रिवर्स कर दिया हो, तो ही आप जब रिक्लेम करते हैं तो आप इसको कॉलम नंबर एच के अंदर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है 6H के रिगार्डिंग, aggregate value of input tax credit availed then reversed and reclaimed under the provision of the act shall be declared here। तो वो आईटीसी जो आपने पहले अवेल किया, फिर उसको रिवर्स किया एंड देन लेटर ऑन रिक्लेम किया, तो वो आईटीसी अगर है तो वो आपको 6H के तहत रिपोर्ट करना है। वो आईटीसी आपका 6B का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखें, 6B का मतलब है कि जो कॉलम नंबर बी का हमने जो ऑल अदर आईटीसी के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की है, इसके अंदर उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपने एक बार अवेल किया फिर उसको रिवर्स कर दिया, तो इट मींस उसका इफेक्ट जीरो हो चुका है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होगी। जब आप उसको रिक्लेम करेंगे उसकी रिपोर्टिंग आपको जो है 6H के तहत यहां पर रिपोर्ट करना है। तो इस तरह बेसिकली क्या होगा, यहां पर सब टोटल किया जाएगा पॉइंट नंबर बी से लेकर एच तक, और इसको फिर कंपेयर किया जाएगा पॉइंट नंबर ए से। और आइडियली ये जो डिफरेंस है, ये जो आपका जे नंबर कॉलम जो है ये जीरो होना चाहिए, नील होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट नंबर ए है आप उसी को बाइफिकेट कर रहे हैं बी से लेकर एच के अंदर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये जीरो नहीं होगा, जहां पर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कॉलम नंबर ए के अंदर आपने आ रहा है, ऑटोफिल हो रहा है, अगर उसके अंदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कोई भी आईटीसी आपने अवेल किया है, तो ऐसे में ये आपका डिफरेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, उतनी ही अमाउंट आपकी यहाँ पर डिफरेंस में आएगी जितना आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अवेल किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अगर आपने कोई आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अवेल किया है तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपने कोई आईटीसी अवेल नहीं किया है तो आइडियली ये डिफरेंस जो है यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर एच के अंदर आइडियली आपका डिफरेंस जीरो होना चाहिए अगर आपने कोई भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अगर आपने अवेल नहीं किया है। अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अवेल किया है तो ऐसे में उतना ही डिफरेंस आपका यहाँ पर आना चाहिए जितना आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांस 1 से रिलेटेड कोई क्रेडिट लिया है, ट्रांस 2 से रिलेटेड कोई क्रेडिट लिया है, तो वो आपको यहाँ पर सेपरेटली रिपोर्ट करना है। हालांकि आज की डेट में प्रैक्टिकली ट्रांस 1 और ट्रांस 2 जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई स्पेसिफिक केस है जहां पर आप अर्लियर ट्रांस 1 ट्रांस 2 फाइल नहीं कर पाए थे, आपने जो है लिटिगेशन के अंदर फिर से ट्रांस 1 ट्रांस 2 आपके केस में फाइल करने की जो है मान ली परमिशन दी गई है, तो ऐसे में आपने अगर कोई क्रेडिट लिया है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 6M, कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया है लेकिन उसको जो आपके अबव सेक्शंस है, अबव कॉलम्स है, उसके तहत उसकी रिपोर्टिंग नहीं की गई है, तो वो आप 6M के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही ऐसा होता है, मैं आपको कुछ केस बताता हूं। बेसिकली जहां पर आप आईटीसी 01 और आईटीसी 02 फाइल करते हैं। आईटीसी 01 आप वहां पर फाइल करते हैं जब आप एज ए कंपोजिशन डीलर मान लीजिए आप रजिस्टर्ड थे, लेकिन बाद में आपने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट किया और अपने आप को एज ए रेगुलर टैक्स पेयर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपके पास स्टॉक होता है, स्टॉक इन हैंड, उसका आप आईटीसी अवेल करते हैं थ्रू आईटीसी 01 फॉर्म। और इसी तरह जब आप कोई अमेलगामेशन मर्जर वगैरह करते हैं, आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो ऐसे में आप आईटीसी 02 फाइल करते हैं। तो इन फॉर्म्स के जरिए अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पर 6M के तहत रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आपका बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर सब टोटल आ जाता है और टोटल आईटीसी अवेल्ड जो है आपका I+N। तो आई जो है आपका यहाँ पर सब टोटल है बी से लेकर एच तक का, और आई जो है वो बेसिकली के से लेकर एम तक का टोटल है, जो कि आपका स्पेशल क्रेडिट है। और जो है I+
एन के बाद आपका जो है कॉलम नंबर ओ, यहां पर टोटल आईटीसी जो आपका अवेल्ड यहां पर आ जाता है। अब एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी यहां पर है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3B के अंदर एग्जिस्ट करती है। हो सकता है लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉलम नंबर ए है इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन आती है वो जीएसटीआर 3B से आती है, और जीएसटीआर 3B की जो टेबल 4A है उस 4A से ये रिपोर्टिंग यहां पर आती है। जबकि हमने देखा था कि जीएसटीआर 3B की जो टेबल 4B है, 4B के अंदर बेसिकली जो रिवर्सल है वो आपका आता है। तो इसका मतलब यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या है, वो आपकी ग्रोस फिगर है, दैट मीन्स बिफोर रिवर्सल। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर काफी सारा कंफ्यूजन है कि होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा जब हम टेबल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 8 के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कंपेयर करते हैं वो करते हैं जीएसटीआर 2A के बेसिस पर, और जीएसटीआर 2A का यह जो आईटीसी है यह नेट आईटीसी आपको रिपोर्ट किया जाता है, मींस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब टेबल नंबर 6 के अंदर आपका जो आईटीसी होता है वो ग्रोस आईटीसी होता है, दैट इज बिफोर रिवर्सल। जबकि टेबल नंबर 8 के अंदर जो आईटीसी होता है जीएसटीआर 2A से जो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है वो आपका नेट आईटीसी होता है, दैट इज आफ्टर रिवर्सल। क्योंकि जीएसटीआर 2A के अंदर काफी सारे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट्स जो आती है वो नेट ऑफ होने के बाद ही टेबल नंबर 8 के अंदर रिपोर्ट की जाती है। तो अब हमारी यहां पर जो फिगर यहां पर आप देखेंगे कॉलम नंबर ओ के अंदर, ये क्या फिगर है, ग्रोस फिगर, दैट इज बिफोर रिवर्सल। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि इस ग्रोस फिगर में से अगर मान लीजिए मैं रिवर्सल फिगर को एडजस्ट कर दूं तो यहां पर मेरी नेट फिगर आ जाएगी, और ये जो रिवर्सल वाली फिगर है ये मुझे टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट करनी है। लेकिन समस्या क्या है, जब मैं टेबल 8 में जाता हूं तो टेबल 8 में जो फिगर ली जाती है वो आपकी टेबल नंबर 6 से ली जाती है, टेबल नंबर 7 को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो चलिए वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर टेबल नंबर 7 को हम एक बार देख लेते हैं। टेबल नंबर 7 के अंदर आपको क्या करना है, टेबल नंबर 7 के अंदर बेसिकली आपको जो भी आईटीसी आपने रिवर्स किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपको रिपोर्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितना भी रिवर्सल है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। रूल 37 दैट इज 180 डेज की जो कंडीशन है उसकी वजह से अगर आपने रिवर्सल किया है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। 39 जो आपका स्पेसिफिक क्रेडिट आपने रिवर्स किया है वो आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। 42 इनपुट से रिलेटेड आपने अगर कोई रिवर्सल किया है। 43 कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आपने कोई रिवर्सल किया है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट से रिगार्डिंग आपने कोई रिवर्सल किया है, या फिर ट्रांस 1 ट्रांस 2 से रिलेटेड आपने कोई रिवर्सल किया है, तो वो आप यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 का क्रेडिट तो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना ही है, लेकिन ये जो क्रेडिट है जो आपका रिवर्सल है 37 39 42 43 17 सबसेक्शन 5 इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंबाइन कॉलम नंबर एच के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग से बाइफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सीधा जो है कॉलम नंबर एच के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। और इनके सबके लिए आप जो टेबल यूज करेंगे जीएसटीआर 3B की, जीएसटीआर 3B की आप टेबल यूज करेंगे टेबल 4 पार्ट बी। 4 पार्ट ए के अंदर आपका आईटीसी आता है, 4 पार्ट बी के अंदर आपका रिवर्सल आता है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसको जो है यहां पर रिपोर्ट करेंगे। हालांकि कोई ऐसा रिवर्सल जो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन आपके केस में ऐसा कोई रिवर्सल है तो उसको भी आप कॉलम नंबर एच के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जनरली जब आईटीसी 3 आप फाइल करते हैं तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, आप जो है उसको कॉलम नंबर एच के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटीसी 3 कब फाइल होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई गुड्स
टैक्सेबल गुड्स थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में उसको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, अब वो एग्जम्प्टेड गुड्स है। तो ऐसे में जब आपने उसको परचेज किया था तो आपने आईटीसी अवेल किया था, लेकिन अब वो एग्जम्प्ट हो चुकी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप उस आईटीसी को रिवर्स करेंगे। तो ऐसे में आप आईटीसी 03 के जरिए उसको रिवर्स करते हैं, तो वो रिवर्सल जो है आप कॉलम नंबर एच के तहत यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर होगा क्या, जो भी आप रिवर्सल मेंशन करेंगे वो आपका टेबल नंबर 6 का जो इनपुट है उसमें से आप रिवर्सल कर देते हैं, तो यहां पर आपका नेट आईटीसी आ जाता है, नेट आईटीसी आ जाता है। लेकिन टेबल नंबर 8 के अंदर नेट आईटीसी नहीं लिया गया है। होना तो यही चाहिए था कि टेबल नंबर 7 के जरिए जो नेट आईटीसी आता आफ्टर रिवर्सल, उसको टेबल नंबर 8 के अंदर कंपेयर करना चाहिए था जीएसटीआर 2A के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेबल 8 के अंदर जो फिगर्स ली गई वो ली गई टेबल नंबर 6। तो हम टेबल नंबर 8 की अगर बात करें तो टेबल नंबर 8 के अंदर आप देखेंगे कि जो आईटीसी लिया गया पहले लिया गया जीएसटीआर 2A से, क्योंकि 2A के आईटीसी को ही अब कंपेयर किया जाएगा आपके आईटीसी से। अगर आपका 2A का आईटीसी ज्यादा है, आपका 3B का आईटीसी कम है, इट मीन आपने आईटीसी कम लिया है, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2A का आईटीसी कम है, आपने आईटीसी ज्यादा लिया है 3B के अंदर, तो गवर्नमेंट को यहां पर परेशानी है कि आपने ज्यादा आईटीसी क्यों लिया, उसको रिवर्स करना है, उसको पे करना है। तो यहां पर सबसे पहले ये आपकी ऑटोफिल इंफॉर्मेशन रहेंगी, इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। तो ये भी आपका कौन सा होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 2A से आपकी ये फिगर ऑटो पॉपुलेटेड रहेगी। और जीएसटीआर 2A की भी टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 5 को यूज किया जाएगा। टेबल नंबर 3 के अंदर आपका आईटीसी होता है और टेबल नंबर 5 के अंदर आपकी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट्स होती है। इट मींस यहां पर जो फिगर होगी वो क्या होगी, नेट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, यहां पर आप देखें टेबल नंबर 6B एंड 6H। इट मींस यहां पर कौन सी फिगर होंगी, ग्रोस फिगर, दैट इज बिफोर रिवर्सल। तो टेबल नंबर 6B कौन सी है, जो आपकी ऑल अदर आईटीसी से रिलेटेड है, और 6H आपकी यहां पर आ जाती है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। दैट इज वो आईटीसी जो आपने पहले अवेल किया, फिर रिवर्स किया, उसके बाद रिक्लेम किया। लेकिन आपने यहां पर एक चीज पर ध्यान दिया हो तो बाकी का जो इनपुट है, जो इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है, उसकी तो कोई बात ही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, उसका रीजन ये है कि वो जीएसटीआर 2A के अंदर होती ही नहीं है। जब वो जीएसटीआर 2A के अंदर होती ही नहीं है तो यहां पर उसका कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो टेबल ली गई, टेबल 6B ली गई और टेबल 6H ली गई। और ये कौन सी टेबल है, जो आपका जीएसटीआर 3B के अंदर ऑल अदर आईटीसी, दैट इज 4A पार्ट 5। तो इसलिए जितना आप टेबल्स को समझेंगे, जितना आप जीएसटीआर 1 को समझेंगे, जीएसटीआर 3B को समझेंगे, उतना आपके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना इजी हो जाता है। बस थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट है, यहां पर गलती क्या हो रही है, वो गलती भी जीएसटीआर 3B की गलती है। हालांकि जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जीएसटीआर 2A और 3B प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो आईटीसी है लेट से 1 लाख रुपीज, 3B के अंदर भी आपका 1 लाख रुपीज है। उसके बाद कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट्स है जिसे आप रिवर्सल भी कह सकते हैं। लेट से 5,000 रुपीज, 95,000 रुपीज का हमारा नेट आईटीसी है। सेम वे में यहां पर भी जो है 5,000 रुपीज की एडजस्टमेंट है और नेट आईटीसी हमारा 95,000 रुपीज है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो नेट आईटीसी है वो आपका जो है कॉलम नंबर A के अंदर दिया गया है, दैट इज 95,000 रुपीज। जबकि 3B का जो 1 लाख रुपीज का ग्रोस आईटीसी है वो आपका यहां पर जो है कॉलम नंबर B के अंदर दिया गया है।
अब आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि जीएसटी 3B के अंदर एक चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है कि अब ये जो एडजस्टमेंट है 5,000 रुपीज वाली, अब ये आपको रिवर्स नहीं करनी, आपको नेट आईटीसी ही सीधा 95,000 रुपए का दिखाई देगा। इट मीन्स अब सीधा जो है यहां पर आपको 95,000 रुपए की ही फिगर मिलेगी, लेकिन वो होगा आपका नेक्स्ट ईयर से। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर ये ग्लिच है, इसको जो है आपको ध्यान रखना होगा। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी ये आपको समझना जरूरी है कि जो मैंने एग्जांपल लिया 2A का आईटीसी होगा 95,000, जबकि 6BH का आईटीसी होगा 1 लाख। इसका मतलब मेरा -5,000 रुपीज का डिफरेंस है। इट मींस मैंने 5,000 रुपए का आईटीसी ज्यादा अवेल किया है, और जहां भी आपने ज्यादा अवेल कर लिया वहां गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाती है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है आपकी जो टेबल नंबर 7 है उस रिवर्सल के साथ आपको जो है इसकी एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाकर रखनी होगी। जब भी डिपार्टमेंट आपसे इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको जो है आप उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जरिए क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये वो क्रेडिट है जो मैंने रिवर्स कर दिया था। टेबल नंबर 7 में भी आप देख सकते हैं, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल 8 है उसके अंदर जो कॉलम नंबर 6, जो कॉलम नंबर बी है उसके अंदर जो आईटीसी लिया गया है वो ग्रोस आईटीसी लिया गया है, और इसी वजह से ये डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर आपका टोटल डिफरेंस पॉजिटिव है, इट मींस आपका 2A के अंदर क्रेडिट ज्यादा है, 3B के अंदर आपने क्रेडिट कम लिया है, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझना है। अब इसके अलावा आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज received during the financial year but availed in the next financial year up to the specified period, that is 30th November of the next financial year। तो 30 नवंबर 2023 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो वो आईटीसी जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपका यहां पर नहीं आ रहा होगा। कहां नहीं आ रहा होगा, इस कॉलम के अंदर नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि टेबल नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया कि जो आईटीसी आता है वो जीएसटीआर 3B से आता है, और 3B में जो आईटीसी होगा वो आईटीसी वही होगा जो आपने अवेल किया है 3B के जरिए। और यहां पर जो आईटीसी आपने अवेल किया है वो अवेल किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आपने उसको अवेल कर लिया है, लेकिन आपने किया है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसलिए वो 6B 6H का पार्ट नहीं बनेगा। तो उसकी रिपोर्टिंग आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे। कहां पर, यहां पर, दैट इज कॉलम नंबर सी के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अवेल नहीं किया, उसको आपने लेटर ऑन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अवेल किया, और वो भी अप टू 30 नवंबर 2023 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जो है आपका यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, जो आपका 2A का आईटीसी है आप उसमें से माइनस करेंगे जो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल कर लिया है, और माइनस करेंगे जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अवेल किया है। तो इस तरह आपका यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आ जाता है बेसिकली, जो आईटीसी आपने अवेल ही नहीं किया है। अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस है तो इट मींस वो आईटीसी जो आपने अवेल नहीं किया, रीजन कोई भी हो सकता है, या तो वो इन एलिजिबल क्रेडिट है, या फिर एलिजिबल था लेकिन आपने अवेल ही नहीं किया 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर के बाद आप उसको अवेल कर नहीं सकते एज पर जीएसटी लॉ। और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया, ज्यादा अवेल कर लिया। लेकिन अगर ये नेगेटिव है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, कौन सा टेक्निकल ग्लिच, कि यहां पर 2A के अंदर आपकी फिगर है नेट ऑफ रिवर्सल, और कॉलम नंबर बी के अंदर जो आपकी फिगर है वो है बिफोर रिवर्सल, दैट इज ग्रोस फिगर। इसकी वजह से अगर वो डिफरेंस है तो उसको आप टेबल नंबर 7 के जरिए क्या करेंगे, रिकंसाइल कराएंगे। जब भी आपसे उसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी तो टेबल नंबर 7 ऑफ जीएसटीआर 9 जहां पर आपने रिवर्सल की बात बताई है उसके जरिए आप उसको रिकंसाइल करा देंगे। तो ये बेसिकली आपको यहां पर समझना है कि ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपने कम क्लेम किया है, कम अवेल किया है। अब कम आपने क्यों अवेल किया, क्यों आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ दिया, हो सकता है वो इनएलिजिबल क्रेडिट हो सकता है उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी हो, या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है।
तो ये अब आपको बताना है कि ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको बताना है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, कि अवेलेबल तो था लेकिन मैंने अवेल नहीं किया। तो लास्ट में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, इसको आप अवेल कर भी नहीं पाएंगे। आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, अवेलेबल तो था लेकिन इनएलिजिबल था। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E अबो। तो ये बेसिकली जो है आपकी जो टेबल नंबर 6 के अंदर पॉइंट नंबर E है, वहां से जो है आपकी डिटेल जो है ऑटो फिल रहेगी। और डिफरेंस जो है यहाँ पर G-H करके निकाला गया है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो आपका आईजीएसटी है, और आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E अबो। तो ये बेसिकली जो आपके दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर G और कॉलम नंबर H, ये बेसिकली आपको यहाँ पर अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर आपने कोई आईटीसी कम अवेल किया है या ज्यादा अवेल किया है, उसका जो है आपको यहाँ पर बेसिकली डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है कि ये जो क्रेडिट है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये आपका टेबल नंबर 6 से ऑटो फिल रहेगा और इसको आप फिल करेंगे कि कितना आईटीसी आपका बनता था। ये जो डिफरेंस होगा इसको जो है आपका, अगर आपने कम अवेल किया है तो ये आपका जो टोटल आईटीसी लैप्स होगा उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, और अगर आपने ज्यादा अवेल किया है तो ऐसे में जो है अगेन आपको क्या करना होगा, आपको पे करना होगा या रिवर्स करना होगा। तो आपका ये जो डिफरेंस है अगर ये पॉजिटिव है तो इट मींस आपने वो आईटीसी लैप्स कर दिया है, उसको अब आप अवेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी जो स्पेसिफाइड डेट है दैट इज 30th नवंबर, अगर वो जा चुकी है तो आप अवेल नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं गई है तो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो इट मींस आपने ज्यादा अवेल कर लिया है। उस सिचुएशन में आपको बताना होगा कि क्या आपने इसको लेटर ऑन रिवर्स किया या नहीं किया, या फिर DRC 03 के जरिए आपको उसको पे करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल नंबर 8 के अंदर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो आईटीसी आपने अवेल किया 3B के जरिए और जो आईटीसी आपका 2A के जरिए है, उसके बीच में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के दौरान जो है अगर आपने कोई आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, अगर आप जीएसटी 9 फाइल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अवेल किया है उसकी रिपोर्टिंग आप कॉलम नंबर C के अंदर करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2A के अंदर आपका जो आईटीसी है उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो आपका जीएसटीआर 3B का जो आपका क्रेडिट जो आपने लिया है, और माइनस कर देते हैं जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट लिया है। तो जो आपका डिफरेंस बच जाता है अगेन अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो इट मींस आपने वो आईटीसी अवेल नहीं किया है, तो क्या वो आपका लैप्स हो गया है, या फिर अगर वो नेगेटिव है तो आपने ज्यादा आईटीसी अवेल किया है, तो इसका क्या रीजन है वो आपको यहाँ पर बताना है।